अटेंशन टैक्स पेयर, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नॉट डिस्क्लोज इन आईटीआर। इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में आया होगा और साथ ही साथ आपसे बोला गया होगा कि या तो अपनी आईटीआर को रिवाइज कीजिए या इसके अगेंस्ट में आपका रेस्पॉन्स सबमिट कीजिए। इस तरीके का मैसेज देखने के बाद में सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या ये मैसेज एक नोटिस है या एक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि नोटिस होता क्या है। बेसिकली जब भी आपको नोटिस आएगा, उसमें जो नोटिस ऑफिसर के द्वारा भेजा गया है उसका नाम आएगा, फिर एक डिन नंबर होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होना चाहिए। किस सेक्शन के अगेंस्ट में ये नोटिस भेजा गया है, उस सेक्शन, वो सेक्शन उस नोटिस के अंदर मेंशन होता है। कौन सी रेवेन्यू, इनकम या एक्सपेंसेस है जिसके अगेंस्ट में ये नोटिस भेजा गया है, उस रेवेन्यू और इनकम को भी मेंशन किया जाता है। इस तरीके के मैसेज में ये चारों जो चीज़ें हैं वो मिसिंग है। इसके साथ साथ ही अगर आप मैसेज को एंड में देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली अपने आईटीआर में फाइल कर दी गई है तो इस मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरी हम्बल ओपिनियन के हिसाब से ये मैसेज एक इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स के द्वारा भेजा गया है, इसको आप नोटिस बिल्कुल ना समझें। अब दूसरी बात आती है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने आईटीआर फाइल करी है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन के साथ में कंपैरिजन कर रहा है, वो कहाँ से आती है। तो बेसिकली ये आती है एआईएस। एआईएस आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने को मिलेगा। एआईएस क्या होता है कि आपके पैन और आधार से जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब की डिटेल्स एआईएस में आती है। वहाँ पर एक टैब रहती है जिसे एसएफटी भी बोलते हैं, और वो एसएफटी ही आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ये तो समझ गए कि ये नोटिस नहीं, इन्फॉर्मेशन है, फिर भी हमको इसका रेस्पॉन्स करना मैंडेटरी है। मेरी हम्बल ओपिनियन के हिसाब से इसका रेस्पॉन्स करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका रेस्पॉन्स आप कीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है या गलत। अगर आपने इसका रेस्पॉन्स नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से होगा ये कि आपने इसका रेस्पॉन्स नहीं किया है तो हो सकता है कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाए आपको नोटिस इशू करने के लिए। सो इसका रेस्पॉन्स आप कीजिए, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि मैंडेटरी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रेस्पॉन्ड। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में पेंडिंग एक्शन का एक टैब दिखेगा, वहाँ पर कंप्लायंस पोर्टल पर जाना है। जैसे ही कंप्लायंस पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पर ई कैंपेनिंग टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपको दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, बात आ गई एक पॉइंट जो हम छोड़ के आए कि इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कीजिए, क्या ये नेसेसरी है। रीज़न कि इस तरीके का मेरा मैसेज आया है, दैट मीन्स मेरा जो एआईएस है और जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की गई है उसमें मिसमैच तो है, तभी तो मुझे ये मैसेज आया है। तो अब क्या मेरे को हर कंडीशन में आईटीआर को रिवाइज ही करना होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते क्या है। कहीं ना कहीं इनको नोटिफाई तो किया होगा। जी बिल्कुल, इनको नोटिफाई किया गया है इनकम टैक्स के अंदर। इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए थी, या तो वो परचेज की है या सेल्स की है, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में आएंगे। फ्रेंड, जैसे कि हमको पता है कि सेल्स जब हम करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो कैपिटल गेन के लिए हम उसको अपने आईटीआर में दिखाते ही दिखाते हैं। बट जब हम परचेज करते हैं तो क्या हम इसको अपनी आईटीआर में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरीड पर्सन हो, आपने एक घर खरीदा 30 लाख के, आपने सेल नहीं किया है, आपने 30 लाख के ऊपर एक घर खरीदा है, तो क्या इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी आईटीआर में दिखाते हो। मेरे हिसाब से ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो मांगी जाती है कि ये 30 लाख रुपए है ना, ये आपके पास आए कहाँ से। तो ये 30 लाख रुपए तो हो सकता है कि आपने 10 साल 15 साल में अर्न किए होंगे और फिर जाके आपने प्रॉपर्टी परचेज की होगी। सो इस केस में, हर केस में आपको आईटीआर रिवाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर इस 30 लाख रुपए का आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगता है तो आप बता दीजिए कि मैंने 5 साल 10 साल में अपनी आईटीआर फाइल की है, उस आईटीआर फाइल के बेसिस पे मेरा इतना बैंक अकाउंट था और उस बैंक अकाउंट से मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है। इसके अंदर आपको आईटीआर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँ, हर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी ना, एक्चुअल में वो मांगी जाएगी उसके पीछे का रिसोर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर्स चेक्स, 10 लाख रुपए के ऊपर होते ही हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में चला जाता है। अब आप एक्सपेंडिचर की डिटेल्स कहाँ अपने आईटीआर में दिखाते हो, आप दिखाते ही नहीं हो।
इसका पर्पज़ ये है कि ये जो 10 लाख रुपए आपने स्पेंड किए हैं, ये 10 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? तो अगेन मैं बोलूँगा कि हो सकता है 5, 6, 7 साल में आपने ये 10 लाख रुपए सेविंग किए हैं और अभी आपने इसको एक्सपेंडिचर किया है एज ए एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन करेंसी। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? उसमें कहाँ आप आईटीआर रिवाइज करोगे? तीसरा पॉइंट देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने कैश डिपॉजिट कराई है बैंक एफडी के रूप में और उसकी लिमिट 10 लाख रुपए हो गई है, तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं। अब आपके पास में सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए कैश आए कहाँ से, और अगर आपने इसको आईटीआर में पहले ही ऑलरेडी दिखा दिया है तो फिर आईटीआर रिवाइज करने की जरूरत क्या है? अब ये वाला ट्रांजेक्शन जो है वो सस्पिशियस नेचर का है। सबसे पहले तो वो 10 लाख रुपए आए कहाँ से, अगर आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिया है तो फिर क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ आईटीआर रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे ही आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया है इन कैश। सो अगेन जो ये कैश वाले ट्रांजेक्शन है यहाँ पर तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन कैश में किया है तो ये 1 लाख रुपीज जो है, अगर आप ऑलरेडी अपने आईटीआर में दिखा चुके हैं, मान लो कि आपके पास सैलरी की पैसे आए थे, सैलरी के पैसे आपने विड्रॉ किए और उससे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, तो इस इस केस में आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या एक चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसका जो सोर्स था, इनकम का सोर्स, वो आपने ऑलरेडी आईटीआर में दिखा दिया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आईटीआर आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स अब आते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपने किया है, अगेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, तो इसको भी हम लोग कहीं नहीं दिखाते हैं। अगेन उनका मेन मकसद ये है कि ये जो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है इसको पहले ही आपने आईटीआर में दिखा दिया है या नहीं दिखा दिया है। फिर आता है कि हमने अगर कैश डिपॉजिट कराया है या विड्रॉ कराया है एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट से, उसकी लिमिट क्या है, 50 लाख रुपए। अब क्या होता है कि बैंक आईटी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन पास करता है, ये आपके एआईएस में आ जाती है, एसएफटी में आ जाती है। अब इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है उसको कभी भी आप आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। कैश डिपॉजिट कराया, कैश विड्रॉ कराया, उसको आईटीआर में कैसे दिखाएंगे? लेकिन ध्यान रखिए, इस बार की जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने जाओगे ना, उसमें आपको कैश, जो भी आपने कैश लिया है उसको दिखाना है, और जितने भी आपके बैंक अकाउंट है अलॉन्ग विद उसके टाइप ऑफ बैंक वो आपको दिखाने हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट। अब होता क्या है कि मार्च खत्म हुआ, आपने सपोज अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दी, मई में रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन बैंक वाले जो होते हैं ना, वो जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं वो थोड़ा लेट फाइल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो जो इंटरेस्ट है उसके फिगर को वो चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने 70,000 इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी जो है रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन बैंक ने बाद में उसको अमेंड करके 1 लाख कर दिया, तो इस केस में आपको रिटर्न रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि